स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल मेडिकल साइंस अड्डा पे। तो पिछले एपिसोड में जहां हमने बहुत सारी तैयारियां की थी ताकि हम लोग आरएमपी के फ़्लाइट में बैठ सकें, तो लगभग कुछ हद तक हमने अच्छी खासी तैयारी कर ली है। सारे सामान को हमने पैक भी कर लिया है और हम लोग घर से निकल भी चुके हैं और फ़्लाइट के टिकट हम लोग ले भी चुके हैं। अब समय आ चुका है क्या कि फ़्लाइट के अंदर बैठें और आरएमपी के फ़्लाइट में खूब एंजॉय करें। मतलब कहानी ये है कि अब टेक ऑफ करने का समय आ चुका है, तो क्यों ना आज आरएमपी की फ़्लाइट पकड़ ही लिया जाए। तो चलिए देखते हैं आज आरएमपी के फ़्लाइट के अंदर और मज़े और लुत्फ़ उठाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। इसको देखते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को सुनाने से कवर करने से पहले मैं चाहूँगा क्या कि पहले आप लोगों को ये मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तो कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ कि एक क्लास में एक टीचर आया। तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे थे, कुछ बच्चे थोड़ा एवरेज थे और कुछ बच्चे क्या थे, बहुत डल थे, बहुत ज़्यादा पुअर थे। तो जो बच्चे क्लास में जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं वो चाहते हैं कि क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिनसे उनका क्या हो, मन लगा हो। उनमें से एक स्टूडेंट था, ठीक है, टिंकू। तो टिंकू का काम क्या था, टिंकू एक रंगरसिया टाइप का लड़का था। रंगरसिया बोले तो क्या, पढ़ाई में उसे मन नहीं लगता था, सारे एंटरटेनमेंट सारे बच्चों को एंजॉय कराता था। कभी कहानी सुनाता था, कुछ कभी मन गढ़ंत कहानियाँ सुनाता था, जो मन करता था वो फेंकता था और सारे बच्चे एंजॉय करते थे। देखना आजकल कभी कभी मोदी जी भी बहुत फेंक देते हैं, उसी तरीके से ये टिंकू भी फेंकता था। तो एक दिन हुआ क्या कि मास्टर जी आए और क्लास में बोले कि आज सबका टेस्ट होगा। क्लास में सारे बच्चे डर गए, लेकिन सबसे ज़्यादा डरा था टिंकू, क्योंकि टिंकू को पता है कि उसको पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं, उसे कुछ चीज़ें समझ में आती नहीं हैं और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही टिंकू को ये बात पता लगा कि मास्टरवा तो इस बार बोल रहा है कि एग्ज़ामवा होगा, लेकिन एग्ज़ाम पेपर पे अपना नाम नहीं लिखना है, आंसर शीट पे, तो टिंकू बड़ी खुश हुआ। तो टिंकू एकदम मन ही मन एकदम लड्डू फूट रहा था उसके कि बाप रे बाप, आज तो हम बच गए, आज तो एकदम मज़ा आ जाएगा। कुछ भी नहीं लिखेंगे, आज सबसे ज़्यादा दावा करेंगे कि हम ही लिखे थे, काहे कि पेपरवा में तो नाम ही नहीं लिखना है, रोले नंबर नहीं लिखना है। तो मास्टर साहब ऐसा टेस्ट ही ले रहे थे इस बार। मास्टर साहब देखना चाहते थे कौन बच्चा ईमानदार है। तो टेस्ट हो गया एक दिन। तो टेस्ट के बाद हुआ क्या कि क्लास में मान लीजिए टिंकू था, ये अपना टिंकू जो कि एकदम गधा था पढ़ने में, और टिंकुआ लाया 0 नंबर। देखिए, ये टिंकुआ पढ़ने में लाया 0 नंबर, ठीक है। और टिंकुआ का भाई एगो था चिंटू, ये चिंटुआ लाया 85 मार्क्स, 100 ही नंबर का पेपर था टोटल। समझिए बात को। उसी तरीके से क्लास में और भी बच्चे थे, मिंटू भी था एक। मिंटू बेटा एवरेज था पढ़ाई में, वो मात्र 20 नंबर लाया। समझिए बात को, 20 मार्क्स, ठीक है। एगो था राहुल नाम का बच्चा था, वो बेचारा 15 नंबर लाया, 15 मार्क्स। तो मास्टर साहब सब अपना अपना पेपर में नंबर लिख लिया, लेकिन रियल में ये बात किसी को नहीं पता था कि कौन कितना नंबर लाया, क्योंकि पेपर पे तो नाम ही नहीं लिखा था। तो मास्टर साहब ने बोला कि हम क्या करते हैं कि 100 नंबर का एवरेजवा जोड़ देते हैं। तो एवरेज निकाला मास्टर, और जोड़ा तो सब पता चला कितना, 85, 20, 15, तो जोड़ा तो हो गया आपका 120 मार्क्स। और टोटल कौन नंबर था, टोटल पाया गया 120 मार्क्स पूरे क्लास में। अब पूरा नंबर कितने का था, 100। समझे, पूरा नंबर 120 था, ठीक है। 100 नंबर का पेपर था। आई 4 आदमी ने स्कोर किया, तो एक आदमी ने कितना स्कोर किया, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 120 नंबर टोटल था, तो एवरेज मार्क्स आया कितना, एक आदमी ने स्कोर किया कितना, तो देख लीजिए 30 मार्क्स। एक आदमी पे कितना मार्क्स पड़ा, 30 मार्क्स। तो जो 30 मार्क आया है, 30 नंबर जो आया है, ये एवरेज नंबर आया है। तो अब क्या हुआ कहानी कि मास्टर साहब ने बोला कि रे बाबू, क्लासवा में ये जो एवरेज नंबर आया है वो कौन नंबर आया है, 30 नंबर।
एवरेज देखो 30 नंबर आया है, तो हमको ये बता दो कि ये 30 नंबरवा लाया कौन है। मास्टरों चालाक था, वो जानना चाहता था क्या कि ये नंबरवा जो इस 30 नंबर में एवरेज नंबर में किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था और कौन बच्चा ईमानदारी से बताना चाहता है। अब भाई टिंकुआ बड़ा खुश था। टिंकुआ इसलिए खुश था कि पेपर में ना रोल नंबर लिखना था और ना अपना नाम लिखना था। इतना खुश था कि मत पूछिए। तो टिंकुआ क्या किया, सबसे पहले कॉलर टाना। एकदम टिंकू पूरा एकदम खे हंस रहा था, इतना हंस रहा था मत पूछिए, बड़ी हंसा। कहा कि साहब मास्टर जी, ए मालिक, हम ही लाए हैं महाराजी नंबरवा, सबसे ज़्यादा हमार नंबर है। ये 30 नंबर जो आप देख रहे हैं ना एवरेज नंबर, ये हमरे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। ये सब बाकी जो मिंटुआ टिंकुआ रहुला ये सब तो गधा था, कौनो नंबर नहीं लाया था। पूरा मार्क्स हम ही लाए हैं, ये 30 नंबर ये मेरे बदौलत हुआ है। लेकिन टिंकुआ का अंदर अंदर दिल जानता था कि वो ससुरा कुछ नहीं लाया है, मात्र 0 नंबर लाया। कौन नंबर लाया? 0 नंबर। तो मास्टरों साहब निकले बड़ी तेज। मास्टरों साहब क्या निकले? बड़ी तेज। तो बेटा ये टिंकू को कर दिए एगो कमरा में, कहे कि बेटा ये कैसे पता लगेगा कि तुम सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो टिंकुआ को भेज दिए एगो रूम में, बोले कि बेटा टिंकू, तुमको हम पेपर देंगे, सेम पेपरवा देंगे, लेकिन अब की बार तू अकेले कमरा में जाके परफॉर्मेंस करके दिखा, एक साथ हम बैठने नहीं देंगे। और उस पर अपना नाम भी लिख, अपना रोल नंबर लिख। अब बेचारा टिंकुआ का पसीना छूटने लगा, इतना पसीना छूटा, रोने लगा एकदम भकर भकर के, खूब रोया। तो ये बात मास्टर साहब चेक करना चाहते थे कि कौन बच्चा नंबर लाया है। ये जो 30 नंबर पाया है, एवरेज जो 30 नंबर लाया, क्या उसमें टिंकुआ का कितना कंट्रीब्यूशन है। ईमानदारी से देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? सब लोग बताइए जा, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था इस पेपर में? इस पेपर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो हमारे मिंटू का था, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया था। चिंटू का था, है ना, ये चिंटू लगभग 85 नंबर लाया था। इस बेचारे का सबसे ज़्यादा नंबर था, लेकिन दावा वो कर रहा था। यानी कि कोई पूछे कि ये 30 नंबर पाने में, इस एवरेज 30 मार्क्स में सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था, तो वो अपना चिंटू था। और दूसरा नंबर पे कौन था? अपना मिंटू था। और फिर कौन था? राहुल था। आई टिंकुआ तो बेमतलब का दावा कर रहा था। इसमें हीरो कौन था इस 30 नंबर लाने में सबसे ज़्यादा? अपना चिंटू। अगर ये चिंटू नहीं होता तो ये एवरेज भी 30 नंबर नहीं आता। तो कोई पूछे कि इस 30 नंबर में कंट्रीब्यूशन, एवरेज 30 नंबर में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका था? आज चिंटू का था। तो मास्टर साहब यही बतिया चेक करना चाहते हैं। एक को रूम में दे देंगे, अकेले टेस्ट कर लेंगे कि सही में 30 नंबर वाला लाया कौन है, कौन फेंक रहा है, कौन नहीं फेंक रहा है। और इसी का टेस्ट करना है अब हमको। आइए ये कहानी को अब हम लोग प्रैक्टिकली अपने कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो जो हम आप लोगों ने कहानियाँ सुनाए हैं, आप लोग को क्या लग रहा है? ऐसे ही सुना दिए हैं? अरे वो कहानियाँ का बुरबा कब अप्लाई करना है हम लोगों को, कंसेप्टवा को, वह तो हम लोगों को RMP सिखाएगा। देखिए कैसे क्या हुआ था, देखिए क्या खेला हो रहा है अब यहाँ पे। अब समझिएगा ध्यान से एकदम। हम पहिलका पुरनका लेक्चर में आपको समझाए था। क्या समझाए भाई आप लोगों को? बताए थे हम उस दिन, आपको बताए थे कि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? पोटेशियम। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन होता है? पोटेशियम। सेल के बाहर सबसे ज़्यादा कौन होता है? सोडियम। ठीक है। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? मैग्नीशियम। सेल के बाहर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? कैल्शियम। सेल के बाहर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? क्लोराइड आयन। सेल के बाहर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? फॉस्फेट आयन। सेल के बाहर हमने और बताया था आपको कौन होता है? बाइकार्बोनेट आयन। तो सेल के अंदर नेगेटिव में और कौन होगा? प्रोटीन्स। नेगेटिवली चार्ज है, ये प्रोटीन्स होता है। ठीक है। तो ये बात जो हम लोग आप लोगों को बताए हैं, तो ये बात आप लोग को हम पहले से बता चुके हैं। हुआ क्या, एक दिन सेम कहानी अप्लाई कर लेना है यहाँ पे। एक दिन इन लोग को बोला गया, इस सभी आयंस को बोला गया, एग्ज़ाम लेने कोई आया एगो मास्टर,
एगो मास्टर आया एग्ज़ाम लेने इन लोगों को। ये रहा अपना मास्टर, बोला चल बाबू सब एग्ज़ाम दो। तो एग्ज़ाम ये था कि जिसका जिधर ग्रेडियंट है उधर भागो, इतना भागो इतना भागो इतना भागो कि नेट रिजल्ट हम देखेंगे कि एवरेज क्या आया है, कौन कितना भागा है। तो सब भागने लगा। देखिए इधर ये भाग रहा है, ये भी इधर भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब पूरा अफरा तफरी मच गई, पूरा एकदम सब जिसको जिधर मन कर रहा था उधर भागने की कोशिश कर रहा था। ये लगे भागने, सब भागे भागे, ऐसा भागन भाग हुआ, भागम भाग बच गया इसमें। भागने के बाद देखा गया क्या कि मास्टर साहब बोले कि अब बेटा तुम सब रुक जाओ, तो बहुत भागा, तो ये सब रुक गया। और रुकने के बाद मास्टर साहब ने चेक किया, मास्टर साहब ने चेक किया कि रिज़ल्ट क्या मिला। तो मास्टर साहब ने देखा कि भागने के बाद अंदर में जो रिज़ल्टवा मिला वो माइनस में चार्ज आ गया। कितना चार्ज आया? नेट चार्ज एवरेज सबके भागम भाग से -70 मिलीवोल्ट आया अंदर में। ठीक है, तो ये -70 मिलीवोल्ट जो नेट चार्ज आया, अब पूछे मास्टर साहब कि -70 मिलीवोल्ट तुम लोगों में से कौन दिया है रे बाबू? फिर वही कहानी हो गई। इनमें जो सबसे कमज़ोर लफंगा रंगरसिया, ठीक है, बदमाश लोफर, जो पढ़ने में बिल्कुल गधा था, जो सबका एंटरटेनमेंट करता था लेकिन पढ़ता नहीं था, लेकिन ये बात पता थी कि हमको एग्ज़ाम में अपना नंबर और रोल नंबर नहीं लिखना है किसी को भी। तो ये बात क्या किया, सबसे पहले कॉलर टान के खड़ा होकर के आया अपना टिंकू। यहाँ जो अपना टिंकू है वो सोडियम है, ये रहा अपना टिंकू। ये टिंकू आया और बोला ए मास्टर साहब, ये -70 मिलीवोल्ट जो देख रहे हैं ना, ये हम ही तो दिए हैं सबसे ज़्यादा, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, हम दिए हैं -70 मिलीवोल्ट। इधर पोटेशियम चिल्ला रहा है, मतलब ये चिल्ला रही है अपनी पोटेशियम खूब चिल्ला रही है, कर ये मास्टर झूठ बोल रहा है, ये हम दिए हैं, ये मेरा दवा है, ये -70 मिलीवोल्ट मेरा है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है। इधर फॉस्फेट आयन अपना अलग दावा ठोक रहा था, प्रोटीन अपना अलग दावा ठोक रहा था, क्लोराइड अपना अलग दावा ठोक रहा था, सब आयन से एकदम दावा ठोक रहे ना मास्टर साहब ये हमारा काम है, हम दिए हैं सबसे ज़्यादा, इसमें -70 मिलीवोल्ट जो है ना मेरा दावा है, ये मेरा काम है, मैं सबसे ज़्यादा भागा हूँ, मैं इस तरह से भागा हूँ कि मैंने -70 मिलीवोल्ट दिया है। मास्टर अब बड़ा तेज निकला, कहा कि बेटा ये सब काम नहीं चलेगा, ये बात हम एक को चेक करेंगे। ठीक है बेटा, हम यही लिए तो टेस्ट लिए थे तुम लोगों को कि नाम रोल नंबर नहीं लिखना है, तो कौन ईमानदारी से जवाब देता है, अब झूठ कौन बोल रहा है इसका टेस्ट करना पड़ेगा। तो अब मास्टर साहब ने क्या किया, टेस्ट करना शुरू किया। अब टेस्ट कैसा किया, सबसे पहले जो कॉलर टान करके अपना सोडियम आया था, जो खूब खिल हंस रहा था कि हम तो आज बुर्बक बना दिए हैं अपने मास्टर को, कहें कि हम तो पाए हैं कितना नंबर, 0। अब देखिए मास्टर कैसे बुर्बक बनाए, तो मास्टर भी निकला चला कि इसको कर दिया एगो रूम में, लगा रोने कि अब क्या करे, अब तो मेरे को पकड़ा जाऊंगा, मास्टर पकड़ लेंगे। तब मास्टर भी तो इसीलिए था अपना, मास्टर ने इसको दिया एक कंडीशन, कहा बेटा देख सेल में टोटल -70 मिलीवोल्ट एवरेज आया है, जरा बता तो तुम इतना दे पाएगा, पहले तुम अपना औकात बता। तो सबसे पहले मास्टर साहब ने पूछा इसको कि तुम्हारा गुण क्या है, तुम एक बात बता बेटा, तेरा हायर कॉन्सेंट्रेशन बाहर है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन अंदर है, तो तू जाएगा बाहर से अंदर की तरफ तो तू माइनस कैसे देगा। तो पहला बात तो तेरा गुण क्या है, अगर जाएगा भी अंदर तो तेरा गुण क्या कहता है कि तू तो अंदर जाके पॉजिटिव देगा। तो पहले बात में तो तू फ्लॉप हो गया। चल कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि तू अगर जाता भी, पहले तो तू जा नहीं रहा है, देख तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि जाता अंदर तो नेगेटिव ना पॉजिटिव देता, लेकिन मान लेते हैं कि तुम पॉजिटिव देता, तो सवाल ये है कि तू अंदर जाने लायक है भी कि नहीं है। तो जाने लायक है तो ज़रा चेक करिए, 2 फोर्स, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है मोबिलिटी। क्या तू अंदर जाने लायक है, मोबाइल है, तो उसके लिए 3 फोर्स है, डेल्टा सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डेल्टा भी मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब प्लस परमिबिलिटी। जब तक से ये तीनों एक नेट फोर्स ना क्रिएट करे तो जा नहीं सकता। तो
तो चेक किया जाए। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम जाने लायक है, हाँ जाने लायक है, यानी कि डेल्टा सी तो एकदम ठीक है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेल के अंदर घुसने लायक कंडीशन है, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगला बात, अब ध्यान देने वाला बात क्या है, दूसरा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जरा चेक करते हैं, सेलवा के अंदर माइनस है तो पक्का सेल के बाहर कितना होगा, प्लस होगा, यानी कि ये रहा, इसको चेक करिए, माइनस क्यू और बाहर मान लेते हैं प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, इस तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो मूव करेगा, हाँ मूव करेगा, यानी कि डेल्टा भी इसी तरफ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाने पे पोटेंशियल घटती है, हाँ घटती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में जाने पे पोटेंशियल घटती है, और रियली में घट रहा है क्योंकि अंदर जाने पे माइनस हो जा रहा है, यानी कि डेल्टा भी क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, डेल्टा भी क्या है अपना, नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर है, उधर ही, और चूंकि सोडियम को अंदर जाना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, यानी कि डेल्टा भी साथ दे रहा है, डेल्टा भी साथ दे रहा है, डेल्टा भी क्या है, साथ दे रहा है, यानी कि अंदर जाने पे क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि ठीक है, यानी कि इसको लेके जाएगा अंदर की तरफ, यानी कि दोनों साथ दे रहे हैं, यानी कि जाने लायक तो है, लेकिन सही में जा सकते हैं क्या, परमिबिलिटी है क्या, तो अरे बाबू ले दादा, ये सब फोर्सवा रहने के बाद परमिबिलिटी ही नहीं है, यानी कि सोडियम के लिए किसी तरह का कोई लीकी चैनल्स अवेलेबल नहीं है, सोडियम के लिए कोई लीकी चैनल, सोडियम लीकी चैनल्स एब्सेंट है, यानी कि सोडियम के लिए लीकी चैनल ही नहीं है, तो जाएगा कैसे, फोर्सेस होने के बावजूद भी डेल्टा सी डेल्टा वी होने के बावजूद भी उसको परमिशन नहीं है क्या कर सके कि अंदर जा सके, उसको लेके अंदर जा सके, उसको लेकर के परमिशन ही नहीं है उसे ले जाने के लिए। इसका अर्थ हुआ कि परमिबिलिटी ही नहीं है, परमिबिलिटी एब्सेंट है, और जाता भी तो अंदर क्या छोड़ जाता, पॉजिटिव चार्जेस, और चूंकि है यहाँ पे क्या, नेगेटिव चार्जेस, यानी कि पहला बात भी फेल हो गया और दूसरा बात भी फेल हो गया, ये दोनों बात इस पे अप्लाई नहीं होती है, कारण कि अंदर मोबिलिटी के लिए सारे फोर्सेस तो हैं लेकिन परमिएबल नहीं है, अगर हो भी जाता परमिएबल तो अंदर पॉजिटिव छोड़ता, यानी कि ये तीनों कंडीशंस इसके लिए फेल हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस भी अंदर में इसका कैरेक्टर था पॉजिटिव चार्ज लेकर के आना, और हमें पता है कि अगर अंदर जाता तो मैक्सिमम कितना जा सकता था, प्लस 61 मिली वोल्ट तक, यानी कि अगर इसको अलाउ कर दी जाता, परमिबिलिटी दे दी जाती, तो अंदर में कितना चार्ज छोड़ देता, तब तक से मूवमेंट होता, जब तक से ये डेल्टा भी और डेल्टा सी बराबर ना हो जाता, और डेल्टा भी कितना आ जाता, 61, और यही तो है नॉन इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और इतना ले जाके चार्जेस ले जाके छोड़ देता, जो कि ऐसा है नहीं। तो अभी हम देखेगा कि चिंटुआ मास्टर साहब से चालाकी लगा रहा था, तो मास्टर वो 2 कदम आगे निकला, बेटा चिंटू, मिंटू, चिंटू, टिंकू, तुम सब मास्टर को बुर्बक समझता है, एक गो का परीक्षा ले लेंगे रे आज हम, हाँ हल्का में ले रहे हो हमको। तो देखो मास्टरवा क्या किया टिंकुआ के साथ, ये टिंकुआ बड़ी हंस रहा था, तो रुलाया, देखो कैसे रो लिया, देखबे किए, अब देखिए, और रोने रोते बोला कि ये मास्टर साहब इतना कठिन परीक्षा ले लिए, हमको अकेले में डाल के मेरा पोले खोल दिए महाराज, हमको माफ़ कर दीजिए, ये जो -70 मिली वोल्ट है ना, इसमें तो आप चेक कर लिए कि हम अंदर में जाते हैं तो क्या छोड़ते हैं, पॉजिटिव, तो ये मेरा हिस्सा का नहीं है, ये हम नहीं दिए हैं इसमें, अंदर में हम गईबे नहीं किए हैं, ये बात भी आप पता लगा लिए हैं। कैसे कि मानते हैं कि हम अंदर में जा सकते थे क्योंकि डेल्टा भी मेरे को साथ दे रहा था और डेल्टा सी भी हमको साथ दे रहा था, लेकिन जा तो सकते थे, कब तक से जा सकते थे, जब तक से अंदर में हम क्या ना कर देते इसको, तब तक से, जब तक से अंदर में इसको 61 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम ना क्रिएट कर देते, वो भी प्लस में, ठीक है, तब तक से हम अंदर जाते। लेकिन गए क्यों नहीं, क्योंकि परमिएबिलिटी साथ नहीं दिया, क्योंकि परमिएबिलिटी ही नहीं थी मेरे लिए, हमारे लिए कोई सोडियम लीकी चैनल ही नहीं था, सोडियम लीकी चैनल्स नहीं था। ए महाराज, तो एक काम करिए ना, कोई हमको सिंपल टेस्ट लीजिए ना, तो एगो टेस्ट ले लिए मास्टर साहब, चल बेटा कोई बात ना,
अच्छा एक बात बताओ टिंकू, तो तुमको अगर हम अंदर में मान लो -70 मिली वोल्ट है और तुमको मूवमेंट करने के लिए चिंटू बोल दे तब टिंकू, तो टिंकुआ बोला कि मास्टर साहब हम मूव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस देखिए ना हमको साथ दे रहा है, क्योंकि अंदर में तब तक से मूवमेंट कर सकते हैं जब तक से कितना ना हो जाए 61 मिली वोल्ट, यानी कि अंदर में हम जा सकते हैं किसके हेल्प से? पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से, क्योंकि अभी मेरे लायक इक्विलिब्रियम पोटेंशियल पे स्थापित नहीं है, क्योंकि अंदर में 61 होता तो मैं नहीं जा सकता था, लेकिन अंदर में -70 है। अंदर घुस घुस के इसको पॉजिटिव बना दूंगा और कितना कर दूंगा 61 मिली वोल्ट। इसका मतलब कि हम अंदर जा सकता हूँ। लेकिन मास्टर साहब हमको परमिबिलिटी दीजिए ना, तो चल बेटा तुमको इस बार सोडियम लिखी चैनल दे देते हैं, चल सोडियम लिखी चैनल्स दे देते हैं। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये रियल कंडीशन था। अभी जो है इस बचवा को खुश करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहे हैं, ताकि ये किसी तरह से ये टिंकू खुश हो जाए, क्योंकि बहुत उदास है ये टिंकू। तो टिंकू के लिए बस एक नन्हा मुन्ना टेस्ट दिया गया। चल तो -70 मिली वोल्ट और ऊपर से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी उसी की तरफ है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन दोनों फेवरेबल है, डेल्टा वी भी और डेल्टा सी। अब मूवमेंट किया और टिंकू मूव करके अंदर में क्या छोड़ दिया? प्लस कितना 61 मिली वोल्ट, और अब मूवमेंट करना बंद कर दिया। अब मास्टर ने पूछा कि तुम किए हो? बोला हाँ मास्टर साहब यही तो मेरे में गुण है, हम रंगरसिया हैं, सबको पॉजिटिव रखते हैं, सबको हंसाते हैं, खिलखिलाते हैं, हम नेगेटिव अंदर नहीं छोड़ते। इसका मतलब कि जो पहला जो कंडीशन दिया था मास्टर ने, जिसमें -70 आया था, वो कंडीशन इसका था ही नहीं, उसमें सोडियम का कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। कंट्रीब्यूशन कितना था सोडियम का? लगभग 0, ना के बराबर। कंट्रीब्यूशन कितना था? 0 कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो कोई पूछे कि -70 मिली वोल्ट में सोडियम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। टिंकुआ का कंट्रीब्यूशन कितना है? 0। ये फेकू महाराज है। क्यों भाई? कारण क्या था? कारण ये था कि चाहता तो घुस जाता, और घुसने के बाद -70 नहीं पॉजिटिव देता। पहली बात, पहला तो देता पॉजिटिव। दूसरा बात क्या करता? अंदर जाने लायक है तो हाँ जाने लायक तो है, लेकिन नेगेटिव नहीं देता, पॉजिटिव देता। और जाता भी तो कैसे जाता? कंडीशन सारा जाने लायक है लेकिन परमेबल ही नहीं है, सोडियम लिखी चैनल्स ही नहीं है, इसीलिए इसमें कंट्रीब्यूशन सोडियम का नहीं है। तो अब दावा किसका आया? अब उधर आई पोटेशियम, बोली कि मास्टर साहब हमने दिया है -70, ये जो -70 आप देख रहे हैं मास्टर साहब, इसमें पूरा मेरा कंट्रीब्यूशन है सर, ये हम दिए हैं अंदर में। ये टिंकू झूठ बोला, आप तो उसका पोल खोल दिए हैं, ये हम दिए हैं। अच्छा तुम दी हो? अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हारे लिए तब चलो तो तुम अकेले में टेस्ट दो। तो ये थोड़ी डरी नहीं, क्योंकि इसको पता था कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है, मैंने ही दिया है, तो इसलिए डरी नहीं, रोई नहीं, पूरा खुश थी ये पोटेशियम। तो जब इसको अकेले में मास्टर साहब टेस्ट लेने लगे तो ये वो अंदर गई और बोले देखो चलो तो टेस्ट दो। तो टेस्ट क्या दी? पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अकेले है, अब सेल के बाहर ज़्यादा है, और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर कम है। तो पोटेशियम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर सकता है, यानी कि डेल्टा सी फेवरेबल है। चलिए भैया डेल्टा सी तो फेवरेबल है। जरा पोटेंशियल ग्रेडियंट देखते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है भाई? तो माइनस और प्लस बाहर में है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। अब पोटेशियम को जाना है बाहर, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है इसके कंडीशन में? ये अलाउ तो नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भारी पड़ रहा है, किससे? डेल्टा वी से, ठीक है, इसी वजह से ये मूव करना शुरू करेगा। अब चेक करना है तुम्हारा परमिबिलिटी है। मास्टर ने बोला तुम्हारा परमिबिलिटी है। हाँ मास्टर साहब पूरा चैनल तो मेरे ही भरोसे है, पूरा मेम्ब्रेन में मेरे लिए ही चैनल है, पूरा फुल चैनल्स मेरे लिए ही अंदर भरा पड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा जो चैनल्स है वो इसी के लिए है, पूरा पोटेशियम। यानी कि परमिबिलिटी है, यानी कि ये तीनों फैक्टर इसके लिए फेवरेबल हैं, यानी कि डेल्टा सी, डेल्टा वी, परमिबिलिटी। इसीलिए पोटेशियम आयन बाहर लीक कर रहा है, और जब बाहर जाएगा तो अंदर में क्या छोड़ता जाएगा? नेगेटिव चार्जेस। और ये तब तक से मूव करेगा जब तक से
इसका इक्विलिब्रियम पोटेंशियल यानी कि नॉन्स पोटेंशियल -85 मिली वोल्ट ना हो जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पे तो -70 मिली वोल्ट है, इसका मतलब कि पक्का ये अच्छा परफॉर्मर है ये, यानी कि अगर इसको अकेले छोड़ा जाता तो -70 नहीं होता बल्कि -85 होता। लेकिन और भी लोग इसमें कुछ कुछ मार्क्स इसी का कम आया है, ज़्यादा है, इसीलिए एवरेज -70 मिली वोल्ट आया है। इसीलिए -85 मिली वोल्ट है पोटेशियम का अकेले होता तब, लेकिन -70 तो एवरेज है। तो ये बता रहा है क्या कि ये मेरे लिए ही, मैंने ही इसको कंट्रीब्यूशन दिया है, मेरा हाईएस्ट परफॉर्मेंस, हम हाईएस्ट परफॉर्मर थे। अगर मैं अकेला होता तो -85 देता, लेकिन चूंकि -70 घट गया है क्योंकि बाकी लोगों ने कम परफॉर्मेंस दिया है, इसीलिए एवरेज घट गया है। तो कोई पूछे कि इस -70 में हाईएस्ट परफॉर्मर कौन था, तो बोलना पोटेशियम। तो इस -70 को लाने वाला हाईएस्ट परफॉर्मर कौन था, पोटेशियम। अगला बार उठी, अनन्या पांडे ने दावा ठोक दिया। कौन ठोक दिया भाई, अनन्या पांडे ने दावा ठोक दिया। अनन्या पांडे मतलब पंप। वो बोली मास्टर साहब ये हमने किया है, -70 जो है ना हम लाए हैं। तो मास्टर साहब को तो एक जवाब मिल गया था कि ये तो पोटेशियम ने किया है बाबू। अनन्या पांडे तुम तो बहुत झूठी है रे, हाँ तू तो हमेशा से झूठ बोलती है, तू बस इसी लाए कि तू बॉयफ्रेंड घुमा, 75 बॉयफ्रेंड, 3 सोडियम को बाहर भेज और 2 पोटेशियम को अंदर ले, और किसको तोड़, एटीपी को भी तू ब्रेक कर, एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में, इन्हीं दोनों को यूज़ करके तुम क्या कर, अंदर कर। इस पूरे कंट्रीब्यूशन में अनन्या पांडे ने 3 सोडियम बाहर भेजा। तो जब 3 सोडियम बाहर भेजा, 2 पोटेशियम अंदर लिया, तो बाहर कितने चार्ज गए, मान लो सेल के अंदर तो चार्ज न्यूट्रल है, सेल के अंदर कितना होता है न्यूट्रल, मान लो 5 पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव है, तो सेल क्या है, सेल के अंदर न्यूट्रलिटी है। अब इसमें से 3 सोडियम को बाहर भेज दो, ये देखो 3 सोडियम को हमने क्या किया, बाहर भेजा, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर भेजा और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर ऐड कर लो, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर ऐड कर लो, किसके वजह से, पोटेशियम की वजह से। नेट पॉजिटिव कितना दिखेगा, 1 2 3 4, और नेगेटिव कितने, 1 2 3 4 5, तो 4 पॉजिटिव से 4 नेगेटिव कट गया, तो एक एक्सटर्नल क्या दिखेगा मुझे, नेगेटिव। इसी तरीके से बाहर में 3 पॉजिटिव गया है, इसीलिए बाहर में कौन सा चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। यानी कि जब जब ये अनन्या पांडे अपने बॉयफ्रेंड को घुमाती है तो सेल के अंदर क्या छोड़ती है, माइनस, और सेल के बाहर क्या छोड़ती है, 1 पॉजिटिव। एक बार काम करेगी तो 1 पॉजिटिव सेल के बाहर और 1 नेगेटिव सेल के अंदर, यानी कि सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज करती है। तो अब क्या हुआ, अभी हमने देखा, तो अब हम देखते हैं कि अनन्या पांडे मतलब पंप कर क्या रही है। पहला चीज़, अनन्या पांडे मतलब पंप क्या कर रही है। पहली चीज़ हमने समझा दिया कि अनन्या पांडे जितना एक बार बॉयफ्रेंड घुमाती है तो अंदर में 1 पॉजिटिव, अंदर में 1 नेगेटिव छोड़ जाती है और बाहर में 1 पॉजिटिव छोड़ जाती है। तो अनन्या पांडे का पहला काम क्या है कि देखिए, तो बाहर पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर कर देगी, ऐसे। जब ये अनन्या पांडे को अकेले बोला गया चलो परफॉर्मेंस दो, तुम्हारा चेक किया जाए कि तुम -70 में कितना कंट्रीब्यूशन की है, तो क्या माइनस दे रही है अंदर, हाँ दे रही है, यानी कि कंट्रीब्यूशन कर तो रही है, लेकिन कितना कर रही है चेक किया जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव तरफ। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने पोटेंशियल डिफरेंस घटता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, मतलब पोटेंशियल घटता है, यानी कि अनन्या पांडे फेवरेबल तो है, अनन्या पांडे वो काम कर तो रही है, अंदर में नेगेटिव पोटेंशियल तो दे रही है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव कर तो रही है, यानी कि अंदर में पोटेंशियल कम तो कर रही है बाहर सरफेस के कंपैरिजन। हाँ भाई, तो कितना कर रही है, यानी कि पहला काम अनन्या पांडे क्या कर रही है, पहला काम कर रही है अनन्या पांडे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही हो, कितना, नेगेटिव, ठीक है, वो भी कितना, तो मास्टर साहब ने पता लगाया कि -5 मिली वोल्ट का कर रही है। कितना कर रही है भाई, -5 मिली वोल्ट, ज़्यादा नहीं कर रही है। -85 जो कर रहा था अपना पोटेशियम उतना नहीं कर रही अपने अनन्या पांडे, मात्र -5 मिली वोल्ट, यानी कि सब बॉयफ्रेंड लोगों को खा जाती है पैसा, सब खाती है, खाने के बाद एकदम काम धंधा कुछ नहीं है, देती कितना है, मात्र -5 मिली वोल्ट, खाती खूब है बॉयफ्रेंड लोग का। अब देखिए, अब इधर क्या था कि उधर पोटेशियम क्या कर रहा था, लगातार लीक कर रहा था, ये बात तो हम समझा चुके हैं, अकेले में टेस्ट हुआ था पोटेशियम का, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, एक टाइम ऐसा आएगा कि पोटेशियम लीक करना बंद कर देगा, तो इसका मतलब कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा, यानी कि अंदर बाहर बराबर हो जाएगा। इसीलिए पंप एक और काम क्या करता है कि पोटेशियम को अंदर भेज रहा है,
यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ ले जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और सोडियम को बाहर भेज रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यानी कि जो पोटेशियम बाहर जा चुके थे उन्हीं पोटेशियम को पकड़ पकड़ के पंप कहाँ ला रहा है, अंदर, ताकि यहाँ पे अंदर में पोटेशियम का लेवल बढ़ा रहे और बाहर में सोडियम का लेवल बढ़ा रहे, ताकि ये पोटेशियम बाहर से लगातार निरंतर लीक कर सके। यानी कि पंप अगर काम करना बंद कर दे तो ये जो चैनल है धीरे धीरे कुछ देर काम करके ये भी रुक जाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट ख़त्म हो जाएगा पोटेशियम के लिए। यानी कि पंप अनन्या पांडे दूसरा काम क्या कर रही है, बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कर रही है। यानी क्या, किसका मेंटेन कर रही है, मेंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मेंटेन्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसके लिए भाई, तो मेंटेन कर रही है किसके लिए, सोडियम के लिए और पोटेशियम के लिए। यानी कि ये नहीं होती, अनन्या पांडे नहीं होती तो सेल के इनसाइड पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाता। यानी कि सेल के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही है और सेल के बाहर सोडियम, सेल कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड सोडियम को ज़्यादा रख रहा है, और ये ना हो तो फिर ये चैनल भी काम नहीं करेंगे। यानी कि पंप ये दो काम कर रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कर रहा है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट कर रहा है नेगेटिव में। यानी कि क्या, -70 में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन है, हाँ कंट्रीब्यूशन है। तो कोई बोले कि -70 में इसी का कंट्रीब्यूशन, एकदम झूठ बात, समझे बात। यानी कि पंप, अनन्या पांडे ने भी अपना दावा ठोक दिया कि भाई मास्टर साहब अकेले में हमारा टेस्ट लिए हैं, देखिए ना हम -5 मिलीवोल्ट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। मास्टर बोला हाँ अनन्या जी आपने दिया तो है, क्योंकि आप 70 मिलीवोल्ट था, उसमें आपका भी -5 मिलीवोल्ट का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि दो लोगों का कंट्रीब्यूशन मिल गया, सोडियम का और पंप का। फिर अगला दावा किसने ठोका कि मास्टर साहब ये जो अंदर में सेल के अंदर -70 मिलीवोल्ट जो देख रहे हैं आप, सेल के अंदर -70 मिलीवोल्ट जो आप देख रहे हैं, ये हमने भी किया है। कौन बोला, कौन, सेल के अंदर मौजूद फॉस्फेट और प्रोटीन्स, क्योंकि ये लोग कैसे चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। सेल के अंदर मौजूद फॉस्फेट और प्रोटीन, इन्होंने बोला सर हम लोग भी किए हैं कंट्रीब्यूशन। बोला अच्छा तुम लोग कैसे किया जरा बताओ तो, चलो तो तुम लोग अकेले टेस्ट दो, तो तुम लोग बड़ा उस दिन भीड़ में तुम लोग का टेस्ट लिया तो सब बिना नाम रोल नंबर का सब लोग बता दिया, दावा ठोक लिया, चलो अकेले टेस्ट दो। तो जब अकेले टेस्ट देने की बारी आई तो फॉस्फेट अंदर था और प्रोटीन्स भी सेल के अंदर था, ये भी नेगेटिवली चार्ज। तो जब सब लोग भाग रहे थे तो ये लोग भाग ही नहीं पाए, ये लोग नहीं भाग पाए। मान लो कि बाहर अगर पोटेशियम भाग रहा था, उसी दौरान फॉस्फेट भी बाहर भाग जाता तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता और अंदर में नेगेटिव नहीं आता। तो इन लोगों ने भागा नहीं, इसीलिए सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बना रहा। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन उस माइनस में इस तरीके से है कि लोग मूव नहीं करते, सेल के बाहर मूव नहीं करते, इस वजह से ये लोग अंदर में कौन सा चार्ज क्रिएट कर ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। और इनका भी कंट्रीब्यूशन लगभग -5 मिलीवोल्ट का है, 9 के बराबर भी इनका कंट्रीब्यूशन, लेकिन है क्योंकि अंदर में रह जाते हैं इसीलिए माइनस छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब कि मास्टर साहब को ये लोग भी दावा ठोक दिया कि सर वो -70 मिलीवोल्ट जो है ना, उसमें देखिए ना आप तो मेरा पोले खोल दिए महाराज, हम तो कह रहे थे कि -70 मिलीवोल्ट लाए हैं, लेकिन हमको अकेले में छोड़ दिए करने के लिए, आप पता लगा लिए कि हम -5 मिलीवोल्ट देते हैं सिर्फ। अच्छा ये बात है, हाँ पोलवा तो तुम्हारा खोलिए लेंगे ना, हम मास्टर ना है जी। तो देखिए इस तरीके से इनका पोल खुल गया। तो इस तरीके से हमको पता चला कि -70 मिलीवोल्ट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो पोटेशियम का था, उसके बाद पंप और फॉस्फेट और प्रोटीन्स आयन का था। अगला बार क्या हुआ कि टेम्परेचर, भाई साहब बोले कौन थे, टेम्परेचर, ठीक है, कौन थे अपने, टेम्परेचर क्या बोले कि हम भी दिए हैं सर, हम भी दिए हैं यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, हम भी चाहते हैं तो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे आप कर सकते हैं बाबू, चलिए आप भी टेस्ट दीजिए। तो इन्होंने कहा कि एक काम करिए सर, मेरा टेम्परेचर अब एक काम करिए बढ़ा दीजिए, तो बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, आप एक काम करिए बढ़ा दीजिए। अच्छा बढ़ा दें, हाँ बढ़ा लीजिए, तो बढ़ा दीजिए, इसको कर दीजिए मान लीजिए 39 डिग्री से, मान लीजिए इसको 40 डिग्री कर दीजिए,
और डिग्री कर दीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिएगा तो आप बताइए पोटेशियम जो बाहर जा रहा था, तो पोटेशियम अब कब तक से बाहर जा सकता है? तो पोटेशियम का जो E0 है वो कितना आता है हमको पता है सॉल्व करने पर, -85 मिली वोल्ट। वो कैसे आएगा? तो लिखो E0 बराबर क्या लिखते हैं, याद करिए, हम लोग निकालना सिखाए थे आपको, पिछला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा सबको यहाँ समझने के लिए। तो क्या बताए थे, 61 लॉग, ठीक है, -61 लॉग C, बताइए C इनसाइड अपॉन C आउटसाइड। अब बताइए, जब अब चूंकि यहाँ पे जो +61 आया था वो कब आया था, जब 37 डिग्री रखे थे तब, लेकिन रियल इक्वेशन क्या था अपना, E0 बराबर बोलिए 2.303, 2.303, वो भी माइनस में, -2.303 RT अपॉन NF। क्या था, लॉग CI, मतलब C इनसाइड और C आउटसाइड। टेम्परेचर को जब बढ़ाइएगा तो E0 का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर का जब बढ़ाइएगा तो E0 का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बोलना चाह रहा है क्या कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो पोटेशियम के लिए जो E0 है वो मैं बढ़ा दूंगा। मतलब पोटेशियम तब तक से बाहर जाएगा, पहले 85 पे जाता था और -85 पे जाता था, अब -90 पे जाएगा। यानी कि अंदर में कितना छोड़ सकता है, नेगेटिव, -19। यानी कि जो एवरेज जो आप निकाले हैं इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही वो बताना चाहता है क्या कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जो एवरेज नेगेटिव आया है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एवरेज पोटेंशियल है इसी को बोलते हैं RMP। RMP की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझे बात को, क्यों बढ़ गई, क्योंकि E0 ऑफ पोटेशियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। E0 ऑफ पोटेशियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही वजह है क्या कि RMP क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझे बात को। तो अब यहाँ से एक बात समझ में आई, इस बार मास्टर साहब ने क्या किया कि पूछा, ए मैग्नीशियम, अरे कैल्शियम बबुआ इधर देखिए, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, कहाँ हो तुम लोग रे, तुम लोग तो कुछ दावा ही नहीं कर रहे हो। ए मास्टर साहब माफ़ करिए, -70 जो मिली वोल्ट आप जो बताए थे हमको एवरेज, जो हम लोग भागम भाग मचाए थे, सब लोग एग्ज़ाम लिए थे तो एवरेज निकाले थे, उसमें हम लोग का मास्टर साहब एकदम ना के बराबर कंट्री, हम लोग 0 है महाराज। हम लोग तो पहला ही एक्सेप्ट कर लिए हैं, हम लोग नहीं किए हैं इसमें कोई कंट्रीब्यूशन। क्यों रे बाबू, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई परमिबिलिटी नहीं है सर, हमको माफ़ कर दीजिए। देखिए टिंकुआ जो सोडियम था वो एकदम हम ही लोग की तरह था, लेकिन वो झूठा था, लेकिन हम लोग ईमानदार हैं। उसका भी परमिबिलिटी नहीं था, लेकिन क्या करे सर, वो कॉलर टान के जो आप लोगों के पास आया, कॉलर टान करके आप लोगों के पास आया, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे सर, हम लोग जो है ईमानदार हैं। तो इस बात से मास्टर साहब हो गए खुश, और इससे मास्टर साहब ने कंक्लूजन ये निकाला कि देखिए कि अपना एगो गाड़ी चलाए, ठीक है, वो गाड़ी पे आराम से पीछे सोया हुआ है कौन, मास्टर साहब जो एग्ज़ाम में एवरेज निकाले थे, जिसका नाम क्या है, RMP। यही तो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि सेल के अंदर वह नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नाम है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं है, वह पोटेंशियल डिफरेंस, वह पोटेंशियल डिफरेंस है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, आउटसाइड और इनसाइड के बीच में, ठीक है। तो ये जो माइनस पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इसको लाया कौन, तो बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स था, सबसे बड़ा जो ड्राइविंग फोर्स था, जो स्टीयरिंग पकड़ा था गाड़ी का, वो कौन है भाई, पोटेशियम आयंस। वो कौन है अपना, पोटेशियम आयंस। यानी कि पोटेशियम आयंस रिस्पॉन्सिबल है इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। समझिए बात को। पहला बात, पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यही हैं सबसे बड़े क्या हकदार, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हीरो, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था -70 मिली वोल्ट में। इस -70 मिली वोल्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसी पोटेशियम का था। अगला दावा ठोका था किन्होंने, पंप ने, किन्होंने, पंप ने, ठीक है। अगला दावा किन्होंने ठोका था, पंप ने ठोका था। लगभग कितना, -5 मिली वोल्ट का कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। अगला दावा ठोका था कौन, प्रोटीन्स ने, सेल के अंदर मौजूद
प्रोटीन्स ने इंट्रा सेलुलर प्रोटीन जो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, और कौन इंट्रा सेलुलर प्रोटीन्स, और कौन फॉस्फेट आयंस, फॉस्फेट आयंस। लेकिन हैवी ड्राइवर कौन था इस आरएमपी के लिए, कौन था भाई, फॉस्फेट आयन, कौन था, फॉस्फेट आयन। और यही तीनों ड्राइवर इस आरएमपी को ड्राइव करके ले जा रहे हैं। तो कोई पूछे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो कौन है, पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से कोई पूछे आपसे कि जो आरएमपी है, ये जो अपना कौन है भाई, आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किन बातों पे डिपेंड करता है, के प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पे, के प्लस के कॉन्सेंट्रेशन पे। अब जरा बताइए, के प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में के प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो क्या होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, बताइए। के प्लस अगर बाहर ज़्यादा होगा, बढ़ जाए, तो क्या ये लोग पोटेशियम ज़्यादा बाहर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो क्या अंदर नेगेटिव ज़्यादा आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि के प्लस का मूवमेंट बाहर की तरफ कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम का बढ़ा दिया है। तो जब ये बाहर नहीं आएंगे तो अंदर नेगेटिव कम आएगा, तो आरएमपी घट जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम बढ़ाने से क्या होगा, आरएमपी घट जाएगी, आरएमपी घट जाएगी। ठीक है, अब समझिए। उसी तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर घटा देंगे तो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए यहाँ पे कम कर दिया, तो जब अगर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन के प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बाहर में अगर कम कर देंगे तो बताइए, तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करना है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और बढ़ गया, तो आराम से पोटेशियम पहले से ज़्यादा अब जाने लगेंगे, क्योंकि पोटेशियम बाहर कम है, अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट करेंगे। तो अंदर में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम घटेगा तो आरएमपी की वैल्यू क्या होगी, आरएमपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में अप्लाई कर लीजिए। इसी तरह से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर आप पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, अंदर में बढ़ा देंगे, तो अंदर ज़्यादा हो गया तो बाहर जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, पोटेशियम की बढ़ जाएगी, है ना, तो और नेगेटिव आएगा, तो आरएमपी क्या हो जाएगा, बोलिए, बढ़ जाएगा। उसी तरीके से पोटेशियम का वैल्यू इंट्रा सेलुलर में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आरएमपी की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, ये तो के प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रहा। अगला बताइए, प्रोटीन्स में पंप को देखिए। पंप क्या होता है, जितना ज़्यादा काम करेगा, पंप जितना ज़्यादा काम करेगा अंदर में नेगेटिव छोड़ेगा, यानी कि पंप का संख्या बढ़ा दें, पंप का संख्या को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो आरएमपी क्या होगा, आरएमपी और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पंप बढ़ाइएगा संख्या में 50 से 100 कर दीजिए, तो एक टाइम 100 लोग काम करेंगे तो अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक पंप एक बार काम करता है तो एक नेगेटिव क्रिएट करता है। अनन्या पांडे एक नेगेटिव क्रिएट करती है, तो आरएमपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पंप का संख्या क्या कर दें, अगर घटा दें तो आरएमपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसी तरीके से इंट्रासेलुलर प्रोटीन, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, अगर इंट्रासेलुलर प्रोटीन की वैल्यू अगर बढ़ा दें या फॉस्फेट का वैल्यू क्या करें, बढ़ा दें, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अंदर नेगेटिव ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये लोग तो निकलते नहीं हैं, तो आरएमपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगा इंट्रासेलुलर प्रोटीन से। ठीक है, अगला बात, ठीक है, अगला देखिए आरएमपी का कंडीशन। अगर यही आरएमपी में टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या करें, एक और फैक्टर देख लीजिए, टेम्परेचर क्या करें हम, अगर बढ़ा दें, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से ई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेशियम के लिए बढ़ जाएगा, यानी कि ई नॉट का वैल्यू पोटेशियम के लिए बढ़ जाएगा। जो -85 था तो -90, -100 पे जाके रुकेगा, तो -100 पे जाके रुकेगा, तो एवरेज परफॉर्मेंस पोटेशियम ही था, जब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई तो नेट एवरेज भी बढ़ जाएगा, यानी कि आरएमपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से आरएमपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही लिए तो कहते हैं कि बुखारवा लग जाए बाबू तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर से बताएंगे डीपोलराइजेशन, वो भी बढ़ जाएगा, तो मिर्गी आ जाएगा तुरंत अपने से, बिना कुछ किए ही अपने आप हाथ पैर सब मसल्स क्या होने लगेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, इसीलिए ऐसा होता है, बताएंगे डिटेल्स में इसको। तो ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही टेम्परेचर को क्या कर दें हम, अगर टेम्परेचर को घटा दें तो ई नॉट ऑफ पोटेशियम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आरएमपी क्या हो जाएगा, बोलिए, घट जाएगा, क्योंकि ई नॉट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, -2.303 RT अपॉन क्या, NF,
तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो के क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आरएमपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला पोटेशियम आयन का जो चैनल्स हैं, लीकी चैनल्स, पोटेशियम आयन्स का क्या, अगला लीकी चैनल्स, कौन सा, लीकी चैनल्स, LEAKY, लीकी चैनल्स, अगर इसका संख्या बढ़ा दे तब, तो जब बढ़ा दोगे इसमें लीकी चैनल्स की संख्या 50 थी 100 कर दोगे, तो पहले का कंपैरिजन सोडियम क्या होगा, बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा। जब बाहर निकलेगा, तो जब बहुत ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकलने लगेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अंदर नेगेटिव ज़्यादा आएगा, तो आरएमपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। पोटेशियम लीकी चैनल की संख्या को अगर क्या करें, हम घटा दें, नंबर्स को क्या करें, घटा दें, तो आरएमपी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। तो कोई पूछे कि आरएमपी को प्रभावित कौन कर सकता है, आरएमपी को प्रभावित कौन कर सकता है, तो पहला पॉइंट, आरएमपी को प्रभावित कर सकता है कौन, मेनली पोटेशियम का क्या, कॉन्सेंट्रेशन, मेन हीरो यही है। सेकंड कौन कर सकता है, तो पंप का नंबर। थर्ड कौन कर सकता है, तो आयंस चैनल, सॉरी लीकी चैनल्स, पोटेशियम क्या, पोटेशियम लीकी चैनल्स का नंबर, लीकी चैनल्स का नंबर, ठीक है, पोटेशियम लीकी चैनल्स का क्या, नंबर, ये भी प्रभावित कर सकता है, ये पोटेशियम लीकी चैनल्स का नंबर, ये भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है, चेंज करके आप इसको भी प्रभावित कर सकते हैं। अगला चीज़ मैंने और बताया था क्या, इसके अलावा अंदर में फॉस्फेट आयन का अमाउंट, अंदर में इंट्रा सेलुलर प्रोटीन का अमाउंट, ये सब प्रभावित कर सकते हैं आरएमपी को, ठीक है। तो हमने समझा क्या कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है। एक्चुअल में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कोई पोटेंशियल नहीं है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, तो सेल के अंदर बाहर से अंदर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि कितना, आपके एग्जाम में दिया हुआ, आपके बुक में दिया हुआ है -70 मिली वोल्ट, मैं -70 मिली वोल्ट को ही कंसीडर कर रहा हूँ, नर्व के लिए कंसीडर किया उसने, ठीक है, तो मैं नर्व का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। तो बाहर से अंदर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बाहर से और अंदर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V -70, मतलब बाहर का पोटेंशियल और अंदर का पोटेंशियल, मतलब अंदर से बाहर, मतलब फाइनल अंदर है, तो V इनसाइड माइनस क्या, V आउटसाइड कितना है, -70। ये कोई पोटेंशियल नहीं है, ये दोनों बीचों के, दोनों मेम्ब्रेन के अराउंड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये -70 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको रेस्टिंग क्यों बोला गया है, ठीक है, पहला सवाल, इसे रेस्टिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस एक बार स्थापित हो जाए अंडर फिजियोलॉजिकल लिमिट, मतलब बॉडी के 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कॉन्सेंट्रेशन लगभग सोडियम का जितना होना चाहिए एवरेज में नॉर्मल, उतना ही होना चाहिए, अंदर बाहर जितना पोटेशियम का एवरेज होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, उतना ही होना चाहिए। ये सारे कॉन्सेंट्रेशन, एनवायरमेंटल कंडीशन अंडर फिजियोलॉजिकल लिमिट में कितना आएगा, -70 मिली वोल्ट। अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो चेंज हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये -70 चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये एक बार फिजियोलॉजिकल लिमिट में -70 स्टैब्लिश हो गया तो -70 ही रहेगा अंडर फिजियोलॉजिकल लिमिट, अगर विदाउट चेंजिंग, आप कुछ मत चेंज कीजिएगा। आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना होगा, 37 डिग्री तो 37 डिग्री रखना होगा। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बाहर जितना होता है उतना रखना पड़ेगा, तो आप चेंज नहीं कर सकते। उन सारे कंडीशंस को देखते हुए तब जाकर के अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में -70 का 70 फिक्स हो जाएगा। और पहला दूसरा क्वेश्चन, इसको डेवलप किसने किया है, तो कोई पूछे कि क्या सोडियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके घटा करके आप डेवलप कर सकते हैं क्या, नहीं, ये टिंकुआ का कंट्रीब्यूशन तो 0 है, इसको घटा लो बढ़ा लो कुछ भी कर लो, आरएमपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जो है मैग्नीशियम को चेंज कर लो, घटा लो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइकार्बोनेट को घटा लो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ता है, आरएमपी के कॉन्सेंट्रेशन में, आरएमपी के वैल्यूज़ में। आरएमपी डिपेंड करता है पोटेशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर। दूसरा, पोटेशियम आयन किस चैनल से मूव करता है उसके नंबर घटाने बढ़ाने से फर्क पड़ता है। तीसरा, इस आरएमपी में कंट्रीब्यूशन पंप का था तो पंप को घटाने बढ़ाने से आरएमपी में फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ प्रोटीन और इंटरसेलुलर प्रोटीन और फॉस्फेट आयंस के घटाने बढ़ाने से आरएमपी में फर्क पड़ेगा। तो जो फैक्टर्स आरएमपी को डिसाइड करते हैं, वही फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे आरएमपी के लिए। रेस्ट
कोई भी इसको डिसाइड नहीं कर सकता। उनको चेंज कर लीजिए, घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आरएमपी में सोडियम का कोई रोल नहीं है, इसको गांठ बांध लेना। सोडियम का कोई रोल नहीं है क्योंकि सोडियम के लिए परमिएबल ही नहीं था, इसीलिए आरएमपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और क्या दूसरा सवाल, क्या आरएमपी सभी सेल में पाया जाता है? हाँ, आरएमपी दुनिया का कोई भी सेल हो आपके बॉडी में, वहाँ पर आरएमपी पाया जाएगा। ठीक है, क्यों पाया जाएगा? कि दुनिया के कोई भी सेल हो, सभी सेलों में सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स होता है। हाँ, सभी सेल में पोटेशियम का वैल्यू अंदर में ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम बाहर लीक करेगा ही करेगा। जब करेगा तो अंदर नेगेटिव छोड़ेगा ही, और सभी सेलों में पंप होता ही होता है। तो दुनिया का ऐसा कोई सेल नहीं जिसमें पोटेशियम लीकी चैनल्स ना हो और पंप ना हो। इसी वजह से अंदर में आरएमपी, दुनिया में हर सेल के पास आरएमपी होता है, बशर्ते किसी में -10 तो किसी में 20 तो किसी में 30। वो इसलिए वेरिएशन है क्योंकि अलग अलग जगह पर टेम्परेचर अलग होता है, अलग अलग जगह पर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर में बाहर में अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर पोटेशियम लीकी चैनल्स का मात्रा क्या होगा, अलग अलग होगा, पंप का मात्रा सेल के अंदर अलग अलग होगा। ठीक है, इसीलिए अलग अलग सेल का पोटेशियम के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग आएगा। नर्व के अंदर आता है -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, वही स्केलेटल मसल में लगभग -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो स्केलेटल मसल में -90 इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर में और ज़्यादा होता है। तो जब पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर में ज़्यादा होगा स्केलेटल मसल में, तो बताओ ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम लीक करेगा, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लीक करेगा तो अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा माइनस छोड़ेगा। इसीलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा आता है। ठीक है, और भी फैक्टर्स हैं, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसीलिए। तो अलग अलग सेलों में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग अलग होगा। कारण क्या था मैंने बता दिया, क्योंकि अलग अलग सेल के पास अलग अलग एनवायरनमेंट हो सकते हैं। पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन वहाँ वेरी कर सकता है, टेम्परेचर वेरी कर सकता है, उसमें लीकी चैनल्स का संख्या, पोटेशियम लीकी चैनल्स का संख्या वेरी कर सकता है, पंप का संख्या वेरी कर सकता है, इंट्रासेलुलर फॉस्फेट और प्रोटीन्स का संख्या वेरी कर सकता है। इसीलिए अलग अलग सेलों का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग होता है। और दुनिया में ऐसा कोई सेल नहीं जिसमें अंदर में नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सेल नहीं जिसके पास पोटेशियम लीकी चैनल्स ना हो, दुनिया में ऐसा कोई सेल नहीं जिसमें अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो, दुनिया में ऐसा कोई सेल नहीं जिसके पास पंप ना हो। इसीलिए आरएमपी दुनिया के हर सेल में पाया जाता है, आरएमपी दुनिया के हर सेल में पाया जाता है। तो एक दिन टिंकुआ तमाशा देख रहा था, ये अपना टिंकुआ सोडियम, बोला मास्टर जी बहुत हुआ अत्याचार, आप दुनिया के हर सेल को नेगेटिव देते हैं, मर्दे कभी हमको भी अंदर जाने का मौका तो दीजिए, अंदर जाने तो दीजिए। तो आरएमपी बोला मारेंगे एकदम चटकान से। कहाँ से अंदर जाओगे रे, हम हमेशा नेगेटिव रखते हैं सेल को, दुनिया के सारे सेल को। बोला प्लीज़ आरएमपी, बोला हाँ तुमको मौका देंगे लेकिन कुछ समय के लिए देंगे, वो कुछ ही सेल में पॉसिबल है। तो वो कुछ ही सेल में बेटा तुम अंदर जा सकता है और अंदर जा कर के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगा। और उस टाइम मैं नहीं रहूँगा, तब उस टाइम मैं आरएमपी नहीं कहलाऊँगा, उस टाइम मैं कुछ और कहलाऊँगा। और ये कंडीशन सिर्फ तुम कुछ ही सेल में कर पाओगे, कुछ ही सेल में तुम्हारे लिए परमिबिलिटी स्टैब्लिश की जाएगी। सोडियम टिंकू जी तुम्हारे लिए कुछ ही सेल में परमिबिलिटी दी जाएगी, इसीलिए आप उन्हीं सेल में अंदर में पॉजिटिव कर पाएंगे और दुनिया के हर सेल में आप पॉजिटिव अंदर नहीं कर सकते। तो देखेंगे वो अगला कंडीशन, जिस कंडीशन में ये टिंकू अंदर जा सके। और जब ये टिंकू अंदर जाएगा तो क्या होगा और किस जगह पे टिंकू अंदर जाता है, क्या ये हर सेल में जा पाएगा या कुछ सेल में जा पाएगा, इसकी कहानी हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, जिसको हम लोग एक्शन पोटेंशियल का नाम देंगे और देखेंगे ये किस सेल में डेवलप होता है। तो आज का चैप्टर, आज का एपिसोड और आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं। इस तरीके से हमने आज आरएमपी के फ्लाइट में बैठा और आरएमपी का हमने लुत्फ़ उठाया, मज़े किए आरएमपी का। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके टिंकू को अंदर ले जाएंगे सेल के अंदर और देखेंगे टिंकू किन किन सेल के अंदर जा कर के सेल के कंडीशन को चेंज कर सकता है। तो मैंने आरएमपी समझाया जो कि दुनिया के सारे सेल में पाया जाता है। तो दोस्तों बने रहें और मज़े लें अगले टॉपिक का। और मेरे इस टॉपिक को देखने से पहले मेरे पुराने वीडियोस ज़रूर देखें, वरना आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। सो प्लीज़ बने रहें और हमारे साथ अगले सेशन में आप लोग को हम अच्छे से एक्शन पोटेंशियल के फ्लाइट में बैठाएंगे। अभी तो हमने आरएमपी का फ्लाइट का शेयर कराया। तो बाय, टेक केयर। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। ओके।